मैं यतीम खाने से जवान कवारी लड़कियां लाता और उनको टीके लगा लगा कर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहल गया, मैंने उस बच्ची को अपने बिस्तर पर सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू ना रख सका। उस बच्ची ने रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे खरीदारों ने फिर से कम सुन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थी। उन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था। निहायत हल्की मिकदार में उन लड़कियों को रोजाना नशे का इंजेक्शन लगवा कर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसी ताबेदार हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता था और करोड़ों रुपए कमा लेता था। अभी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूदा लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बामुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज मैं यतीम खाने पहुंच गया। उस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसुन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगत की खूबसूरत कमसुन बच्चियों का मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतजिर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थी अब वो जवान लगने लगी है और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है। उसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर ही हिलाया। मैं बज़ात खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात तय करके मैंने अपने साथी को लड़कियां लाने का कहा, खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही उन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। उस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को उभारती थी और इंजेक्शन भी लगा रहे थे। मैं मुतमईन हो गई। इस बार मैंने इन यतीम लड़कियों में एक नहायत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। पहले निगरान ने यही बात की, अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सर झटक गया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे दे जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर उस लड़की ने मुझे याश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। उस रोज के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती उसे खुद इस्तेमाल करता। ये मेरे पास गुनाह करने की एक छोटी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। उस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर सोच में मुब्तला हुआ। फिर उससे कहा कि ठीक है गौहर नायाब, जरूर देखना चाहूंगा, जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं उसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठटक गया था। मगर मेरे ठटकने की वजह ये भी थी कि वो कमसुन लड़की जो बामुश्किल 12 साल की थी, उसकी शक्ल बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वह बच्ची हूबहू वैसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसके हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। उसके हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था और आप सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस कम उम्र बच्ची का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा से मुझे देख रही थी, मगर उसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इससे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत बच्ची है, ना जाने जवान होकर क्या गजब ढाएगी। मेरा साथी मुझे देखकर ऐसे फख्र से बोल रहा था जैसे इसमें उसी का कमाल हो। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, आज से मेरे पास रहेगी।
और इससे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक जरूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि खुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वो लड़की सौंप देता था। मगर उस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो गया। मैं उस बच्ची को अपने घर ले गया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मुझे हैरत से देखती रही थी। उसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फर्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा रखते थे और एक 40 वर्ष की जवान औरत मेरे घर मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, उसके आगे पीछे कोई ना था। जमाने की ठोकरों की जद में आई तो मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वैसी एहसान मंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर उसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं उस बच्ची को घर ले गया तो वो औरत भी ठटक गई। पहली बार मैं उस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। उसकी हैरत पर मैंने उससे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान के लिए बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मजीद बढ़ गई थी, जबकि मैं चमकती आंखों से उस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी, इसके जवान होने का मैं इंतजार करूंगा और जब वक्त आया तो मैं इससे निकाह कर लूंगा। इसकी फिक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने उस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता देखती रही। चूंकि इस बच्ची को देखने लगी, जबकि बच्ची सहमी हुई नासमझी से यहाँ वहां देख रही थी। उस वक्त उसके होश इतने उड़े थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने उसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मुर्दा तस्वुर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना पुरजोश हो रहा था। उस औरत ने बच्ची को नहला धुला कर नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखते हुए मेरी नजरों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटक दिया और तमस्कर से मुस्कुराया। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर मैं उस चेहरे और उस हुस्न का दीवाना हुआ था तो वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इसमें इस बच्ची को अपने शिकंजे से आजाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कम सुन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेजमीर मर्द एक कम उम्र बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। मेरे साथी ने यकीनन उनको भी इस हसीन बच्ची की इतला दे दी थी। मैं जानता था वह याश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी भेजी हुई लड़की उनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगी, यार हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हो गए कि पहली बार किसी लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती रही है। मैंने नागवारी सुन सबको देखा। हालांकि वैसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब इस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफ से तबसरे कर रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी और बिकाऊ नहीं है, ना ही इससे मेरे अलावा कोई हाथ लगाएगा। अपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैंने संजीदगी से कहा तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगे। लगता है वो बच्ची कुछ ज्यादा हसीन है। उसे देखने के बाद तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैंने बेसारी से उसे देखा। मैं लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मजे लेने देता हूँ तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम हर लड़की पर हक जिताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्त को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मैं जरूर तुम लोगों को मजा लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूंगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला के कहने लगे, नाराज नहीं हो, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज नहीं है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे।
मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत उस बच्ची को लेकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतजाम कहाँ करूँ? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। इस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त टिक टिक बच्ची को देख रहे थे। उसका दूधिया शफाफ रंग इस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अय्याश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सबने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा। तो मस्जिद फैल कर बैठ के, आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो एकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इस बच्ची को देखने के बाद इनकी नीयत में फतूर आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूं। मैंने आईब्रो चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वह हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम इस घर में हो या नहीं? हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्ची को देखकर बोला। शायद इस बच्ची के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी इतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसा ही समझ लो क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने उस औरत को देखा। इस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं रहेगी, मैं इसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया था क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहां से भेजने की कोशिश करूं, वो आज की रात वहां से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में मैं अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनके जिस चेहरे पर नजर टिक जाती उसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे उसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्सा करने पर वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्ची की हिफाजत करूंगी। मुलाजिम औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरा फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत ही इन मामलात की नज़ाकत को खूब समझती थी, मगर मैं उसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमईन था मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि इस बच्ची को हाथ लगाए। मुझे गुरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक उनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठटक रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ था। वो कोई चाल चलने के इंतजार में थे, जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम मशरूब को भी मुंह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर मैं मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था कि जब एक बार मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही उसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजर्बा हो चुका था। मेरे सगे और महरम रिश्ते को भी हवस दिमाग पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था और इस रात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमजोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने इस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही थी। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम अली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर उसके कमरे की खिड़की से मेरा कमरा नहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आता था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त दिखने के बाद सुकून से सो गए थे? मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक इस लड़की को
को हासिल नहीं कर लेते थे वो कभी चैन से नहीं बैठते थे, और उनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब ही यही था कि वह इस बच्ची को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 10 साल से रह रहा था, मुझे कभी इनकी इस डटाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना इस रोज मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गनूदगी छाने लगी और मेरा जिस्म शदीद गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार होता उठकर बाथरूम में बंद हो गया और खुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान हो गया, मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था। जो वजह मुझे समझ आई थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। मेरे दरवाजे के बाहर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से वॉशरूम से निकलकर बाहर देखा, कमरा खाली था। उस वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजमा औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से अभी मेरा एक दोस्त गुजरा है, मगर वो जाकर अपने कमरे में सो चुका है। वो मुझसे कहने लगी, तुम राजदारी से बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं कुंडी लगा कर रखूंगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात की किसी पहर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो जिद करने लगी, बोली ऐसा ना हो, तुम्हारे होशियार होने से पहले कोई नुकसान हो जाए। मुझे अपनी मुलाजमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर गया। उसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना इस रात वो कॉल पर कॉल करती मुझसे बच्ची को अपने कमरे में रखने की इजाजत मांग रही थी। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा। मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी, मेरे होश उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती बच्ची के साथ लेट गया। यकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सर उठाने लगी कि मैं इसे छू कर देखूं। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब इस बच्ची को अपने करीब किया तो मेरे होश जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो गया है। मेरी हरकत पर बच्ची की आंखें खुल गई। मुझे देखकर खौफ सदासी होकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझ पर उस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं उस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश में खुद उसे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। उस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल काबू में नहीं रहे थे। वो बच्ची खौफ से चीखने लगी, मुझसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर मैंने ना उसकी कम सुनी का ख्याल किया और ना ही मुझे अपनी एहतियात याद रही। मैं पागलों की तरह उस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैंने उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी, मगर मैं ये सब महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर वक्फे वक्फे से मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नीम बेहोशी में उठकर दरवाजा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो वो बच्ची कमरे से गायब थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे रात के मनासिर याद आए तो मेरे होश उड़े। तब दोस्तों की चार समझ आई। वो नशे के गिलास में मुझे वो दवा दे चुके थे जो जिनसी तलब को जगाती है। उसके बाद इंसान कभी होश में नहीं रहता। जब पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजमा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैं चौंक गया। वो घबरा कर बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में बच्ची को तलाश किया, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था। वो बच्ची गायब थी। मैंने जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहां पर मौजूद नहीं थे। औरत की इस बात पर गुस्से से मेरी हालत खराब हो गई। हालांकि उन मर्दों ने कुछ अनोखा नहीं किया था, उन्हें इस हद तक मैं ही लाया था। हर बार जब मैं मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार करता था, उन्हें किसी खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता था, और जिन लड़कियों को जवान होती ही मैं अरबी शेखों को बेच देता था, मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका क्या इंजाम होता था। मेरी मुलाजिम परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया? पूरे घर में उसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बच्ची रहम की भीख मांगती रही। मैंने इतनी मर्तबा दरवाजा बचाया ताकि मैं इसे तुमसे महफूज कर सकूं, मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादिम हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने इज्जत से सर झुकाकर रहती थी, तनफ्फुर भरी नजरों से देखने लगी। बोली, तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे और दरिंदों को कोई हद या एहतियात रोकती नहीं है। मैं तुमसे रात भर कहती रही कि बच्ची को मेरे हवाले कर दो। मैं औरत हूँ, मैं इसको कुछ ना करती, मैं इसे संभाल लेती, मगर तुम मर्द थे। तुम्हारे अंदर जब तलब ने सर उठाया तुमने हर हद भुला दी। औरत अफसोस करती रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैं उसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं इसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरी सारी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे बाद मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी वीरान जिंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर मैं खुद से बर्बाद कर बैठा था। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला और निकलते हुए अपने दोस्तों को बार बार कॉल करने लगा। किसी भी दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया था। मैं पागल हो गई। इस मामले में मैं पुलिस को भी शामिल
حامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔ مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی پڑتی، نتیجن میرا وہ غیر قانونی کاروبار بھی سامنے آ جاتا۔ میں بدحواسی سے اپنے ایک دوست کے گھر کا دروازہ بچا بچا کر ان کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر ہر گھر سے مجھے یہی جواب ملا کہ میرے دوست رات سے گھر نہیں آئے۔ میں پاگل ہونے لگا، نہ جانے وہ اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے۔ ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے تھے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی، نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ چوتھے روز اس ملازم عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والے کے سامنے کوئی عورت زاروں قطار روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چونکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھا گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، میری 5 بیٹیاں ہوئیں۔ اس نے کہا، بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی۔ شوہر سے کہا مر گئی ہے، شاید وہ اس بچی کی ماں تھی۔ میں بے ساختہ متوجہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، 5 بیٹیاں ایسے جی رہی تھی، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کے ایک اسٹور روم میں بند رکھا۔ اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے اسٹور سے کبھی نکلنے نہیں دیا۔ میں اسے بولنے کی نہ اجازت دی، نہ وہ اچھا لباس پہن پائی، نہ تعلیم حاصل کی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی، مگر باپ کے گھر میں ملازمین سے بدتر حال میں پلی تھی۔ وہ روتی میں اپنی بیٹی کو گمسم اندھیرے اسٹور میں بیٹھا دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے میں اس معصوم کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اسٹور میں جاتی تو وہ سہم کر رہ جاتی، اسے اکیلے ڈر لگتا تھا، ساری رات بخار سے جلتی رہتی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا جا کر دیکھ سکوں، نہ کبھی دوا دلا سکی۔ وہ خود بیمار ہوتی، خود ٹھیک ہو جاتی، اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ماں کہنا بھول گئی، ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے، میں اب زندگی سے تھک گئی ہوں۔ میں تو گھبرا گئی، وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل کٹ گیا۔ میں نے رازداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور بیٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ نگران سے کہا، بیٹی کا خرچہ بھیجتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچ گئی۔ وہاں کی نگران نے کہا، تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی تھی۔ بیٹی کو روتی گھر چلی گئی، مگر اب دیکھا بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے تو مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے اذیت کی گہرائی میں دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں گندے نالے سے ملی تھی۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ بچی کے 3-4 روز پہلے مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا اور اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چینک چینک کر بیٹی کو پکارتی، اس سے معافی مانگنے لگی، پچھتانے لگی۔ بچی کا باپ خاموش کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف ذلت جھیلی تھی۔ ایسی بد نصیب تھی جسے نہ گھر والوں نے عزت دی، نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ اسٹور میں قید رہی، پھر اسے یتیم خانے جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہاں مجھ جیسے جنگلی انسان کے ہاتھ لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر مر گئی۔ اس بچی کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار تھا اور ہر موڑ پر سب نے اس انسانیت درجے سے گرا کر اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی، دنیا سے انجان۔ وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی تھی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو سوتا ہوں تو چیخیں سنائی دیتی ہے، ڈرتا ہوں قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ کر اس بچی نے سوال کیا تو کہاں جاؤں گا۔ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی ہے۔ تنہائی ہو یا رش کی جگہ مجھے چیخنے چلاتی بچی نظر آتی ہے اور میں بھاگ کر پیچھے چھڑواتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی ہے کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ دوستو، ایسے سبق آموز اور عبرت ناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔